उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मॉडलिंग द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम सिंपली क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस के रिलेटेड जो भी मॉडलिंग वगैरह की जाती है, यानी कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस क्रिएट किया जाता है, वो किस असूलों के तहत और कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस का मॉडल है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी हम मॉडल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन में क्या किया जाता है कि हम उसको ग्राफिकली सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं कि कौन कौन सी उसके अंदर एंटिटीज़ वगैरह, कौन कौन सा रिलेशनशिप जो होगा वो क्रिएट होगा। तो सिंपली सबसे पहले मॉडलिंग क्या होती है या ऑर्गेनाइजेशन की मॉडलिंग किस किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, डाटा मॉडलिंग यूजिंग डिफाइन पॉलिसीज एंड रूल्स। अब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं और कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसने स्टैंडर्ड्स या अपने इस तरह के प्लान मुतय्यन किए होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डाटा को तरतीब दे सकती है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक या डायग्राम या जिसको एंटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है उसको जनरेट किया जाता है कि जी ये जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके अंदर किस किस तरह के रूल्स होते हैं और ये किस तरह जो होती है डाटाबेस इसके अंदर काम करेगी। ठीक है, जिसको कि इसकी पॉलिसीज़ भी उसी के अंदर काम करें। ठीक है, और उसके रूल्स को भी फॉलो करते हुए हम क्या करें कि एक ऐसा डाटाबेस क्रिएट कर सके जो कि ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सके। अब पॉलिसीज़ डाटाबेस के अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ तरह से इसको जनरेट करती हैं। अब डाटाबेस के अंदर क्या काम होता है, डाटाबेस के अंदर जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसके अंदर क्रिएटिंग डाटाबेस, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ठीक है, इस तरह के जितने भी, और उसके बाद स्टोरेज वगैरह जिस तरह का भी डाटा क्रिएट किया जाता है, यानी जो भी डाटा के रिलेटेड चीज़ें डाटाबेस के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट काम करती है, यानी पॉलिसीज़ के मुताबिक उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस है वो इसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करता है। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज़ एक बात मैं बताता हूँ कि एक कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अगर वो ये कहती है कि जी अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इसका प्री रेक्विजिट सब्जेक्ट पढ़ना लाजमी है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी की या किसी भी कह लें कि एक यूनिवर्सिटी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ये उसकी एक पॉलिसी है कि जी पहले आपको अगर आपने कोई सब्जेक्ट रखना है तो इसका प्री रेक्विजिट पहले आपके पास होना चाहिए। तो फिर इसलिए क्या किया जाता है कि अब ये पॉलिसी है, अब डाटाबेस के अंदर अगर तो किसी ने वो सब्जेक्ट को किया हुआ है तो उसका रिकॉर्ड ज़ाहिर डाटाबेस के अंदर मौजूद होगा। तो इसी तरह तो फिर देखा जाएगा कि जी ठीक है, इसने ये जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा हुआ, ठीक है, इसके आगे फिर ये अब सब्जेक्ट को रख सकता है या इसका वो ये अहल हो सकता है। तो ये एक पॉलिसी है, ठीक है, इस पॉलिसी ये अब एक यूनिवर्सिटी का पॉलिसी है, तो इस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को डाटाबेस के अंदर हमने इस तरह से क्रिएट किया कि जी अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं उसको किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। अब इसका जो अगला पॉइंट है, बिजनेस रूल्स आर नॉट यूनिवर्सल। अब ये नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इन्हीं रूल्स के तहत काम करती है। अब सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो चीज़ें रूल्स होते हैं वो वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल और हो सकते हैं। ठीक है, अब एक अगर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रूल्स और तरह के होते हैं। और उसके बाद दूसरी एक कोई फर्म वगैरह, ठीक है, कोई टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके रूल जो होंगे वो और तरह के होंगे। तो इस तरह क्या किया जाता है कि रूल जो होते हैं ये वेरी करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें मॉडल में क्या किया जाता है कि जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं उनके रिलेटेड भी ये जो रूल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं कि जी अब हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं, वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, इस तरह डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी रूल जो होते हैं वो सब के अलग इसी तरह के से जनरेट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट बिजनेस रूल अबाउट डाटा। अब जितना भी डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि जी उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब डाटा के रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने डाटा के रिलेटेड या जितना भी उनके पास डाटा मौजूद होता है उसके हिसाब से उन्होंने अपने कुछ ना कुछ रूल्स या स्टैंडर्ड रखे हुए हैं कि जी इनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो कि हम डाटा को
डाटा के अंदर कोई भी आप काम जो करना चाहते हो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बिजनेस होते हैं उसको डाटा के रिलेटेड उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंटिंग की जाती है। तो डॉक्यूमेंटिंग जो होती है ये इसके अंदर एक अहम कह लें कि इसका एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। कि किसी भी रूल्स को जो कि इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं, ठीक है, उनको किस तरह जो है वो उनको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है ताकि वो हमारे पास ऐसी फॉर्म में हो सके जिसके के वक्त पढ़ने पर हम देख सकेंगे जी ये किस तरह से काम कर रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो किसी भी जो डेवलपमेंट होती है वो चाहे डेटाबेस की हो या किसी भी सॉफ्टवेयर की हो, तो इस तरह से चीज़ों को जनरेट किया जाता है। तो मॉडलिंग के अंदर मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोसेस जो होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। मॉडलिंग का चूँकि मेन मकसद यही होता है कि जितना भी आपने या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है तो पहले क्या किया जाता है कि उसके डाटा को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सबसे पहले अपने पास लिख लिया जाता है ताकि वक्त पढ़ने पर वो आहिस्ता आहिस्ता या उसको देखते हुए हम आगे उसकी जो डाटाबेस है उसको जनरेट कर सकें। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस रूल, ठीक है, यानी कि बिजनेस रूल क्या होते हैं और किस तरह से ये काम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर बिजनेस रूल की हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी ठीक है बिजनेस के रिलेटेड कुछ जो पहलू होते हैं या बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको बिजनेस रूल का नाम दिया जाता है। क्योंकि अब ज़ाहिर है कोई ना कोई जो बिजनेस रन कर रहा होता है वो किसी ना किसी चीज़ों को फॉलो करते हुए या किसी ना कोई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो आगे काम करता है। रूल जो कि सिंपल सी बात है, ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए कोई भी चीज़ जो होती है वो आगे जाके वो क्या कर सकती है कि उस चीज़ को परफॉर्म कर सकती है। बिजनेस ये मुख्तलिफ चीज़ों के यानी कि बिज़नेस का जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए या उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं बिज़नेस के रिलेटेड ये उसको रीड करते हुए बिज़नेस रूल जो होते हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। अब बिज़नेस रूल जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि बिज़नेस रूल जो होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, तो लिहाजा हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल जो होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से ही उनको डिफ़ाइन किया होता है। तो ये बिज़नेस रूल्स होते हैं। बिज़नेस रूल्स किसी भी चीज़ का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और इन्वायरमेंट डिफाइन करते हैं, यानी कि ठीक है अब अगर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब आप उसके रूल्स वगैरह देखते हो तो आप ये समझ जाते हो कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, ठीक है, या ये किस तरह के लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है या इसके अंदर किस तरह के वर्किंग वगैरह, यानी कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या करते हो कि जितना भी उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड डाटा जो इकट्ठा होता है वो आप उसके रूल के से ही उसको डिफाइन कर सकते हो कि जी ये जो चीज़ है ये इस तरह ही आगे काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ एम्प्लॉय वगैरह जो होते हैं उनको गाइडेड किया जाता है, ठीक है, कि वो किस तरह से इन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे काम करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए वो क्या करता है कि अपना एक जो तासुर है वो अपने कस्टमर्स पर या इस तरह के जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो एक अपना तासुर छोड़ जाता है, असर कर जाता है कि जी ठीक है ये इन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो इसीलिए बिज़नेस रूल जो होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, ठीक है, जिनको देखते हुए कोई भी बंदा जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को पहली दफ़ा इन टच हो रहा होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि इसको समझ सकता है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन किस माहौल के अंदर रहकर काम कर रही है और ये किस तरह से अपना जो काम है ये इसको परफॉर्म कर रही है। अब हर एक के वेरी टू वेरी करता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि जी ये हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह से काम कर रही हो। तो जो भी स्टेक होल्डर जब इस तरह के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलता है तो वो इसके रूल्स को या इसके कुछ पॉलिसीज़ वगैरह को समझ कर ही वो बिज़नेस को समझ जाता है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये किस तरह से और किन असूलों के तहत या क्या किस तरह से ये अपने काम वगैरह या टास्क वगैरह जो हो रही है ये परफॉर्म कर रही है। उसके बाद बिजनेस रूल और कोर कंसेप्ट, ठीक है, बिजनेस रूल जो होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कह लें कि एक कोर या रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, क्योंकि इसी को चीज़ों को तय करते हुए, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है और उस पॉलिसीज़ को देखते हुए कोई भी और जो पर्सन वगैरह जो होता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन टच होता है, ठीक है, वो ये समझ सकता है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है और इसका टोटल का टोटल जो बिहेवियर है, ठीक है, यानी कि ये
किस तरह काम कर रही है, किन असूलों के तहत काम कर रही है और कौन कौन से काम ये परफॉर्म कर रही है। इन चीज़ों को समझते हुए क्या किया जाता है कि कोई भी जो इंसान जो कि इसका स्टेक होल्डर या इसका कोई कस्टमर वगैरह होता है वो समझ सकता है कि जी ये बिज़नेस जो होता है, ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या ये और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन रूल्स को फॉलो करते हुए और इस तरह से ये काम कर रही है। और इसलिए बिज़नेस रूल जो होते हैं ये हमेशा इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में होने चाहिए, ताकि जो कोई दूसरा बंदा है वो भी इसको समझ सके कि जी ये इस तरह के रूल्स हैं या इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनको फॉलो कर रही है। उसके बाद बिजनेस रूल्स आर फैमिलियर टू एंड यूज़र। तो एंड यूज़र कौन सा है? कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर वगैरह है या कोई भी स्टेक होल्डर होता है, स्टेक होल्डर को यानी कि हर वो बंदा जो कि किसी ना किसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन टच होता है, ठीक है, वो सारे का सारा इसका स्टेक होल्डर कहलाता है। तो ये उसके लिए उसको फेमिलियर होना चाहिए, यानी इसको पता होना चाहिए कि जी ये बिज़नेस रूल्स हैं, ये इसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रूल्स ये हैं, इसकी पॉलिसीज़ ये हैं, ताकि वो इन चीज़ों को आसानी से समझ सके, ठीक है। और वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इसके साथ जितने भी काम वगैरह हैं वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। उसके बाद बिज़नेस रूल आर मेंटेनेबल, यानी कि बिज़नेस रूल जो होते हैं, ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपोजिटरी के अंदर पड़े हुए होते हैं। ज़ाहिर है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स के बगैर तो काम नहीं करती, तो लिहाजा हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन किए होते हैं जो कि उनके मेन डाटाबेस के अंदर पड़े हुए होते हैं। और उनको हमेशा जो हर एक रूल होता है उसको सिर्फ एक ही दफ़ा डिफ़ाइन किया जाता है। ये नहीं होता कि जी एक रूल को 3-4 जगह डिफ़ाइन मुख्तलिफ सूरतों में उसको डिफ़ाइन किया जा सके, बल्कि वो एक ही फॉर्म में उसको या एक ही सेंटेंस में कह लें कि उसको डिफ़ाइन किया जाता है और उसका मतलब वही होता है। यानी ये अगर 3-4 जगहों पे या 3-4 दफ़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हर दफ़ा इसका जो ज़ाहिर है ये समझ लें कि मतलब जो होता है वो अलग अलग हो जाता है और इसको डॉक्यूमेंट करते हुए भी सिर्फ इसी तरह रखा जाता है। और उसके बाद बिजनेस रूल्स को इन्फोर्समेंट भी किया जाता है, ठीक है। कोई भी लोग पर्सन जो होता है, ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन जिस रूल्स के तहत काम कर रही होती है, तो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको उस रूल्स के फॉलो करते हुए भी आगे उसके साथ काम करना पड़ता है कि जी इन रूल्स को तहत आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो अगला टॉपिक है वह स्कोप ऑफ बिजनेस रूल्स, ठीक है। यानी कि अब जो बिज़नेस रूल्स हैं उनका क्या स्कोप है या वो किस हदूद के अंदर रहकर वो काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स इस तरह के होते हैं कि जो कि डाटाबेस की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ के अगर सिंपल सी मिसाल दूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रूल ये है कि जी जुमे के दिन जो लोग हैं वो कैजुअल ड्रेस पहन के आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आम हालात में वो पैंट शर्ट वगैरह या सूट्स में आते हैं तो जुमे के दिन वो क्या करेंगे कि वो अपने को कपड़े वगैरह पहन कर ही आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई का भी रूल है, ठीक है। अब ये रूल इस तरह के रूल जो होते हैं ये डाटाबेस के अंदर इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि जी अब ये बंदा ये कपड़े पहन के आया है कि नहीं आया है, ये इस तरह से इसको यानी कि डाटाबेस के अंदर इस तरह के रूल्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ कुछ रूल जो होते हैं वो डाटाबेस के अंदर ज़ाहिर है अब हम डाटाबेस जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमने देखना होता है कि कौन कौन सा बिजनेस रोल जो है, ठीक है, वो डाटाबेस की डेफिनेशन के अंदर आता है या इसके ऊपर पूरा उतरता है। तो अब इस तरह के नहीं उतरते, लेकिन जिस तरह अगर मैंने एक पहले एग्जांपल दी थी पॉलिसी के हवाले से कि जी एक रूल है कि जी अगर आपने कोई सब्जेक्ट रखना है तो इसका प्री रिक्विजिट सबसे पहले आपके पास आपने उसको किया होना चाहिए, वो सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट आपका उसका नॉलेज हो। तो अगर वो हो तो इस तरह तो डाटाबेस के अंदर उसका प्री रिक्विजिट का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस रिकॉर्ड को फिर आगे देखा जा सकता है कि जी अब ये बंदा जो है इसका प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट इसने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर तो नहीं किया हुआ तो फिर तो वो डाटाबेस के अंदर मौजूद नहीं होगा, लेकिन अगर उसने किया होगा तो वह ज़ाहिर है फिर डाटाबेस के अंदर ही मौजूद होगा। तो इस तरह कुछ रूल जो होते हैं वो डाटाबेस की डेफिनेशन के ऊपर पूरा ही नहीं उतरते। लिहाजा इस तरह पहले भी जिस तरह कहा था कि पूरे के पूरे जो बिजनेस रूल्स होते हैं वो सारे के सारे डाटाबेस की डेफिनेशन के भी पूरा नहीं उतरते, जिनको हम आम ये मॉडलिंग में भी उसको क्रिएट नहीं कर सकते। यानी जो हम सिंपल अपने लिए कोई डायग्राम वगैरह का खाका तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसके बेसिक जो फंक्शन वगैरह परफॉर्म करने होते हैं उसके मतलब कोई चीज़ हम तैयार कर रहे होते हैं तो उस तरह उनको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के जो कि प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट वाला है इसको
क्योंकि ये डाटाबेस के अंदर पूरा उतर सकता है, तो लिहाजा हम इसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं कि जी ठीक है ये डाटाबेस है, तो इसका प्री रिक्विजिट अगर आपने किया हुआ है तो ये फिर आपके लिए काबिल कबूल है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो बिजनेस रूल जिस तरह पहले भी हमने पढ़ा था कि जी स्टेट फॉरवर्ड, ठीक है, यानी नेचुरल लैंग्वेजेस में उसको क्रिएट किया होना चाहिए, ताकि जो बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब जितने भी डेवलपर वगैरह या एनालिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बिजनेस के चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती, क्योंकि अब कोई बंदा, अब एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई डेवलपर है, ठीक है, वो उसका काम क्या है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा उसको देना है, उसने उसके मुताबिक अपने जो भी उसके अंदर उस चीज़ों को टेक्निक्स को यूज़ करके, डाटाबेस की टेक्निक्स को यूज़ करके उसने डाटाबेस क्रिएट करनी है। लेकिन अब ये इस तरह की चीज़ों के अंदर, यानी मुख्तलिफ टर्म वगैरह डाटाबेस ने, कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स वगैरह भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो उनका के मखसूस एक काम होता है, लेकिन अगर वो किसी आम बंदे को समझ नहीं आती, तो लिहाजा जो डाटाबेस, जब भी कोई डाटाबेस का मॉडल क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए कोशिश ये की जाती है कि जी हम एक नेचुरल लैंग्वेज में इसको क्रिएट कर सके, ताकि कोई भी बंदा जो वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद जो बिज़नेस रूल हमेशा जनरेट किए जाते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस मैन ही करता है, ठीक है, ये नहीं होता कि कोई भी टेक्निकल पर्सन जो होता है वो इसको क्रिएट नहीं कर सकता। यानी कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक, समझ लें कि कोई दूसरा टेक्निकल पर्सन है जो कि मुख्तलिफ काम अंजाम देता है, वो उस तरह उसको वो जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो कि कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को वो संभाल रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होते हैं, तो जो भी बिजनेस रूल्स होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने ही डिफ़ाइन करने होते हैं, ना कि किसी और बंदे ने इसको डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद बिजनेस रूल्स के अंदर कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि बिजनेस रूल किस तरह होने चाहिए। सबसे पहले डिक्लेरेटिव, यानी डिक्लेयर होना चाहिए बिजनेस रूल का, एक सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में पता होना चाहिए। डिक्लेयर इसका एक मुकम्मल मीनिंग निकलता हो, ये नहीं होना चाहिए कि जी उसको ये मुबहम सा नहीं होना चाहिए कि कोई इसको अपने मतलब से ले, कोई इसको अपने मतलब से ले, तो लिहाजा इसको एक मुकम्मल डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जी ये रूल इस तरह काम करता है, ये पॉलिसी जो होती है या ये जो रूल है ये इस तरह का बिजनेस के अंदर काम परफॉर्म करता है। दूसरा आता है प्रिसाइज, ठीक है, यानी कि मुकम्मल परफेक्ट होना चाहिए जो भी बिजनेस रूल्स आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो इंटरप्रेशन है, ठीक है, जो लोगों के दरमियान है, ठीक है, यानी कि जो लोग इसके रिलेटेड काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान जो होगा इसका एक कंसेप्ट जो होना चाहिए वो बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस इसकी एक और है अटॉमिक, ठीक है, अटॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, अटॉमिक यानी सिंगल, ठीक है, जो भी इसकी आपने बिजनेस रूल्स जनरेट किया हुआ था इसकी सिंगल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ना कि सेवरल स्टेटमेंट्स हों। सिंगल स्टेटमेंट्स का ये होता है कि कोई भी रूल्स, अब अगर कोई भी स्टैंडर्ड जब किसी ने फॉलो करना होता है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड हमेशा सबके लिए एक ही होता है। ये नहीं होता कि वो जी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है, बल्कि एक ही तरह का ही स्टैंडर्ड मुतय्यन किया जाता है जिसको फॉलो करते हुए लोग आगे इसको समझ सकें या इसके मुताबिक कर सकें काम अपना जो कर सकें कंसिस्टेंट। उसके बाद जो रूल्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बात किया कि कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट क्या है जी, कि जी ये इस तरह के जो आदमी है या इस तरह के जो लोग हैं इनके लिए इस तरह का रूल है, दूसरे किस्म के जो लोग हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के लिए रूल जो होने चाहिए वो हमेशा सेम ही होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर एक बंदे जैसे जैसे लोग बदलते जाएं उनके लिए रूल्स भी बदलते जाएं, बल्कि सब लोगों के लिए रूल जो होंगे वो हमेशा एक जैसे ही होने चाहिए। उसके बाद एक्सप्रेसेबल, यानी आपके रूल जो होते हैं वो एक्सप्रेसेबल होने चाहिए, जो कोई बंदा एक्सप्रेस कर सके। ये ना हो कि इस तरह के रूल्स हों कि जी बंदा उसको एक्सप्रेस ही ना कर सके कि जी हमारा रूल ये है, उसको बताना ही ना आता हो कि जी हम किस तरह से अपने रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, या इसको आपने किस तरह, या कोई डाटाबेस को आप बता रहा है कोई बंदा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, उसको भी ना पता हो कि जी इसको आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह के रूल होने चाहिए कि जो कि हर बंदे के लिए एक्सप्रेसेबल होने चाहिए, जो कि उसको एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद रूल्स हैं कुछ, यानी कि गैदरिंग, किस तरह बिजनेस रूल जो होते हैं वो गैदर किए जाते हैं। अब मुख्तलिफ तरह से बिजनेस रूल गैदर किए जाते हैं, इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। फॉर एग्जांपल बिजनेस रूल जो होते हैं वो लोग, अब कोई भी फॉर एग्जांपल डाटाबेस है, एनालिस्ट है, ठीक है, जिसने डाटाबेस को क्रिएट करना है, वो जब बिजनेस रूल करेगा तो ज़ाहिर है वो फर्म मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वगैरह करेगा, ठीक है, कुछ मैनुअली इंटरव्यूज़ करेगा, कुछ मैनुअली वो रिटर्न करेगा, ठीक है, ब्रोशर वगैरह इस तरह की चीज़ों को वो जनरेट करेगा, सेमिनार मुनक्कद करवाते हैं। तो ये
बिजनेस रूल्स और डाटा के जो सबसे एक पहला प्रोसेस है वो मिलता जुलता है, ठीक है, जिसमें सिंपल सी बात है, एसडीएलसी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। एसडीएलसी में पहला जो मरला होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का होता है। तो बिजनेस रूल के में भी सबसे पहले यही है कि बिजनेस रूल में किस तरह बिजनेस रूल की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो कलेक्ट की जाती है। तो फिर इसके लिए मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा उनका देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं और उनको डाटा जो डाटाबेस जो वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद 5 Ws की एक टेक्निक है जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। 5 Ws, हु, हाउ, व्हेन, वाई, वेयर, यानी कि ये भी जितने भी क्वेश्चनेबल फॉर्म के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। कि कोई भी डाटाबेस है उसको पूछा जाए जी हाउ का मतलब यानी कि आप किस तरह इसके ऊपर काम करते हैं, कौन लोग इसके ऊपर काम करते हैं, कब इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, या क्यों इसके ऊपर काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन जब गैदर की जाती है तो इसके रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं या कोई भी जो बिजनेसमैन उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है, ठीक है, उसको इसके क्या किया जाता है कि रूल के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर उसकी डिस्क्रिप्शन ली जाती है ताकि हम इसको अपने डेटाबेस के अंदर या इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बिजनेस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा सबसे पहले इंटरव्यूज़ वगैरह या और उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं कि वो किस तरह इसके साथ काम करना चाहते हैं, काम करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से वो उनके जो पसंद की डाटाबेस हम जनरेट कर सकेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वह डाटा नेम्स, यानी आपने जो डाटा यूज़ करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डाटा आपने यूज़ किया हुआ है, जो आपने ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए आपने डाटा यूज़ करना है, उसके लिए भी कुछ ख़ास किस्म की इसकी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या इसकी ये होनी चाहिए कि जिसके लिए जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कर सको कि उसके जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं या जितने भी आप डाटाबेस के अंदर उसकी मॉडलिंग के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो वो सारे के सारे जो होने चाहिए वो हर बंदे को वाज़ेह होने चाहिए, यानी उनके लिए कोई भी एक मुबहम सूरत हाल सामने नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो डाटा नेम्स के लिए है वह है रिलेट टू बिजनेस, यानी कोई भी डाटा नेम आप जनरेट करें तो वो बिज़नेस के रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी वो किसी और तरह से आपने अपनी तरह से डिफ़ाइन किया, वो किसी को भी ना पता चले कि किस तरह आपने डिफ़ाइन किया है। तो लिहाजा आपने स्टैंडर्ड चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रूल फॉलो करने हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप एक कस्टमर का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको कस्टमर ही रखना चाहिए ताकि सबको पता चले कि जी ये कस्टमर के लिए, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको कोई नाम रख दो या टेबल के हवाले से जी टेबल नंबर 7 या इस तरह का कोई नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक वाज़िया नाम होना चाहिए, बी मीनिंगफुल, ठीक है। जितना भी आप उसके अंदर क्रिएट कर रहे हो उसका ख़ास मतलब होना चाहिए, ठीक है, उसका मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी आपने वैसे ही नाम रख दिया तो अब पता भी नहीं चल रहा कि इसका मतलब क्या है या किसके लिए यह आपने मखसूस किया हुआ है। तो ये इसका लिहाजा जो आप डाटा नेम रखना है वो उसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, यानी कि आगे जो बंदा बैठा है उसको उसका पढ़ते हुए या उसको देखते ही वो उसको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद डाटाबेस यूनिक होने चाहिए, ठीक है। डाटा नेम जो होते हैं ज़ाहिर है हर एक डाटा नेम जो होता है वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने तो सारे मुख्तलिफ डाटा के लिए एक ही नाम रखा हुआ है, बल्कि जो डाटा नेम्स हैं ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इनके लिए क्या होना चाहिए कि डाटा नेम जो हर एक के लिए है वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद रीडेबल, यानी इसको पढ़ा जाना भी चाहिए हो कि ये पढ़ा भी जा सके। ये ना हो कि आप इस तरह का नाम रख दें कि जो आम बंदे को समझ ही ना आए कि जी इसने ये रख क्या दिया है। तो लिहाजा इसके लिए ये पढ़ा जाना भी आम बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट, यानी कि आपने इस तरह के नाम रखने हैं कि जो अप्रूव्ड हो, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जितनी भी डाटा होता है, ठीक है, उसकी एक डिक्शनरी पहले जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो नाम वगैरह उसके पहले रखे हुए होते हैं तो वो आप वो डिक्शनरी से उठा के नाम जो होते हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते जाते हैं कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर होते हैं, सीईओ होते हैं, उसके डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ लोग होते हैं, यानी कि उसने पहले ही एक अपना डाटा डिफाइन किया होता है। तो उसी में से वो क्या करता है कि उनके नामों को सिलेक्ट करते हुए एक डाटा मॉडल उनके लिए क्रिएट करता है, उनके यानी एक डायाग्राम क्रिएट करता है अपने लिए।
उसके बाद बी रिपीटेबल, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर का अब दोबारा किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है तो कस्टमर को दोबारा भी वहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने नाम इस तरह का रख दिया जो रिपीट ही ना हो सके, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह के नाम होने चाहिए कि जो कि बार बार रिपीट हो सकें। उसके बाद फॉलो स्टैंडर्ड सिंटैक्स, यानी आपने किसी ना किसी सिंटैक्स को ही फॉलो करते हुए उनके जो नाम वगैरह हैं वो जनरेट करने, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि डिक्शनरी बनाई होती है, डाटा डिक्शनरी, ठीक है जी। कोई भी हो जो एनालिस्ट इसके ऊपर काम कर रहा है उसने अपने हिसाब से उसको बनाया हुआ होता है और उसको बना के फिर वो क्या करता है अपने उसको नाम के साथ वो कर देता है कि जी ये इस तरह का नाम इसका होना चाहिए। ये ना हो कि जी आपने कोई नाम और रखा हो, कोई और रखा हो, तो पढ़ने वालों को भी पता ना चले कि जी आपने क्या रखा हुआ है, और आगे जिन्होंने कभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है उनको भी ना पता चले कि जी आपने ये किस तरह से इसको रखा हुआ है। तो लिहाजा इसका भी कोई ना कोई फॉलो, यानी कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो होने चाहिए वो आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको यूज़ कर रही है वो इसको सिंपली तौर पर समझ सके। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाटा डेफिनेशन। अच्छा, डाटा डेफिनेशन अब क्या होता है? डाटा डेफिनेशन को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो कंसिडर ए टाइप ऑफ बिजनेस रूल, ठीक है। यानी कि ये बिजनेस रूल की कोई ना कोई टाइप होती है, यानी आपने कोई जो डाटा रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। अब आप जब उसको डिफाइन कर रहे हो तो वो ज़ाहिर है कोई किसी ना किसी बिजनेस रूल की एक टाइप है जो ऑब्जेक्ट डाटा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप उसको किसी ना किसी तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो ये होती है डाटा डेफिनेशन। यानी कि आपके पास जो डाटा है, जब अगर कभी आप उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी पड़े तो ये डाटा डेफिनेशन इस चीज़ को कहा जाता है कि जी आप अपने डाटा को जो आपने रखा हुआ है उसको डिफाइन करें कि जी ये डाटा किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, या किस किस चीज़ों के लिए ये काम करेगा, ठीक है। ईआर डायग्राम के लिए डाटा डेफिनेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आगे हमने इसके रिलेशनशिप्स वगैरह जनरेट करने होते हैं। तो डाटा डेफिनेशन जो होती है वो एक मेन टर्म जो होती है वो बिजनेस रूल्स में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद टर्म, टर्म क्या होता है? टर्म कोई भी एक मखसूस फ्रेज़ वगैरह या कोई नेम हो सकता है। अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मुख्तलिफ, वो अपने लिए कुछ मखसूस नाम, ठीक है, वो जनरेट करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी बिजनेस की कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ फ्रेज़ वगैरह होती हैं, उनको सिर्फ बिजनेस वाले समझ सकते हैं या आम बंदे के लिए समझना वो ज़रा मुश्किल होता है। तो लिहाजा हर एक काम की कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनको तो वो बंदा जो उसके रिलेटेड काम कर रहा होता है तो वो तो इजीली समझ सकता है, लेकिन कोई दूसरा बंदा उसको इजीली समझ नहीं सकता। उसके बाद फैक्ट, फैक्ट क्या होता है कि कोई भी जो रिलेशनशिप जब इन दो टर्म्स के दरमियान जनरेट किया जाता है उसको फैक्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी अब टर्म्स के रिलेटेड जो भी इसका एक रिलेशनशिप, दो टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट किया होता है उसको फैक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर मैं एक सिंपल सी मिसाल दूं, ठीक है, एक कोई कस्टमर है, ठीक है, वो किसी ब्रांच से कोई कार जो होता है वो रेंट पे लेता है, ठीक है। अब रेंट पर लेना और मॉडल जो कार का जो मॉडल है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप का काम कौन कर रहा है? वो कस्टमर कर रहा है, ठीक है। कस्टमर क्या कर रहा है कि जी वो किसी कार का जो मॉडल है वो रेंट कर रहा है, ठीक है, रेंट पे ले रहा है। तो अब रेंट और कार ये दोनों तो एक अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप का काम कर रहा है वो एक कस्टमर कर रहा है, कि कस्टमर जो है वो कार का मॉडल जो है वो रेंट पे ले रहा है। तो इस तरह ये जो फैक्ट की एक सिंपल सी एग्जामिनेशन है, ठीक है। रेंट जो होती है, रेंट कह लें, उसके बाद मॉडल ऑफ कार, इनको एज ए टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, और इनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप का काम कर रहा है यानी जो कस्टमर है उसको आप फैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन जो होती हैं गैदर फ्राम सेम सोर्स से, यानी आपने जितनी भी डेफिनेशन इकट्ठी करनी है डाटा के रिलेटेड वो आपके पास वो सेम सोर्स होना चाहिए। ये नहीं होगा कि इस डाटा के रिलेटेड आपने डेफिनेशन कहीं और से इकट्ठी की हो, या इस उसके और डाटा के रिलेटेड आपने डेफिनेशन कहीं और से इकट्ठी कर की हो। तो लिहाजा क्या होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है ये हमेशा एक ही सोर्स होना चाहिए जिससे कि आप उस डाटा की डेफिनेशन को आप कर सकें। उसके बाद डेफिनेशन जो होती हैं अकम्पनिंग बाय डायग्राम्स, अब मुख्तलिफ डायग्राम्स के ज़रिए भी डेफिनेशन को किया जा सकता है, जिस तरह ईआर डायग्राम्स है, ठीक है। इनके रिलेटेड क्या किया जाता है कि जितनी भी डेफिनेशन होती हैं यानी कि जितने भी इसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं वो डायग्राम्स की मदद से ही आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इस डायग्राम को ही यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि इनके जितनी भी डाटा की डेफिनेशन होती हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन एक्सप्लेन व्हाट डाटा इज़ आर नॉट,
ठीक है। अब ये डेफिनेशन भी होती हैं, वो भी ये चीज़ों डाटा के करती हैं कि जी कौन सा जो है वो डाटा है, कौन सा डाटा नहीं है। यानी अगर आपने किसी डाटा की डेफिनेशन दी होगी तो सिंपली पता चल जाएगा कि जी ये एक डाटा है। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ की नहीं उसके बाद डेफिनेशन दी होगी, उसका वो काम ही नहीं होगा, तो आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो फिर लिहाजा जब उसकी डेफिनेशन ही नहीं होगी तो फिर वो डाटा भी फिर वो क्या होगा कि फिर वो डाटा भी नहीं होगा। उसके बाद डाटा ऑब्जेक्ट नॉट एडेड डाटा मॉडल विदाउट डिफाइंड, यानी अगर आपको डाटा मॉडल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी डाटा को डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है, यानी आपको पता ही नहीं, आपको कि पता ही नहीं है कि जी ये डाटा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। या आप ये कह लें कि जी आपने पहले जो एक अपने लिए फॉर एग्जांपल आपने कंसेप्चुअल डायग्राम बना ली है, ठीक है, कंसेप्चुअल सोच लिया कि डाटाबेस की डायग्राम किस तरह की बनेगी, यानी कौन कौन से इसके अंदर डाटा होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, और कौन कौन से इसके अंदर रिलेशनशिप्स बनेंगे। वो जो पहले जो आपने डिफ़ाइन किया होगा उसके मुताबिक अगर आप करेंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले ही उसको डिफ़ाइन नहीं किया होगा तो आप किसी भी किस्म के डाटा को उसके अंदर नहीं रख सकते। तो पहले क्या होगा कि कोई भी जो डाटा आपने उसके रखना है, ठीक है, वो क्या करना चाहिए कि उसको पहले डिफाइंड होना चाहिए कि जी ये डाटा जो है ये किस काम के लिए हमने रखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपने उसको डिफाइन नहीं किया तो वो क्या होगा कि वो आपके लिए यूज़फुल ही नहीं होगा। अगला जो है जी मल्टीपल डाटा डेफिनेशंस कवर वेरियस सिचुएशन। अब ये होता है कि फार इसके लिए क्या किया जाता है कि जब आपने अलग-अलग से उस डाटा को डिफ़ाइन किया होता है तो उसके लिए आपने क्या किया, अलग-अलग से सिचुएशन वगैरह भी डिफ़ाइन की होती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आपने डाटा अलग-अलग डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जी अब उसके लिए अलग अलग डाटा के लिए आप एक ही किस्म की डेफिनेशन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक ही तरीके से आप पूरे के पूरे डाटा को डिफाइन कर रहे हैं। बल्कि इसके लिए क्या होता है कि अगर आपका डाटा जो है वो अलग अलग किस्म का है तो लिहाजा उसके लिए अलग अलग किस्म की आपको डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी डाटा की। अदरवाइज़ आपका जो डाटा है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। उसके बाद ये जनरल डेफिनेशन कवर मोस्ट सिचुएशन, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ही तरह की जनरल सी डेफिनेशन बना के आप उसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के रिलेटेड उसका नेम, उसका CNIC या जो भी चीज़ें उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा, अब उसके लिए आपको अलग अलग से डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप क्या करेंगे, स्टूडेंट के रिलेटेड कोई एक जनरल सी डाटा के रिलेटेड स्टूडेंट डाटा के रिलेटेड एक जनरल सी डेफिनेशन जनरेट करेंगे, ठीक है, और उसको ही आप हर जगह पे कर सकते हैं। यूज़ रिलेटेड ऑब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं लिहाज, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के रिलेटेड जितना भी डाटा है, ठीक है, आप उसके लिए एक ही किस्म के टर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डाटा जो हो गया वो आपकी ईआर डायग्राम के अंदर 3 या 4 जगहों के ऊपर स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो लिहाजा वो स्टूडेंट्स का डाटा जो होगा अब आपको हर जगह पे उसकी डेफिनेशन अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जो पहले उसको डिफ़ाइन किया हुआ है आप उसके मुताबिक ही उसको आगे जनरेट कर सकते हैं, अपने डाटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।